हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वेरियस ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स। ओके, तो इन सारे लोगों के साथ वो कांटेक्ट में आता है। जब वो आता है तो इनके प्रति, इनके टूवर्ड्स उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। इन्वेस्टर में हम लोगों ने देखा था जो हमारा इन्वेस्टर है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ओके, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टर के पैसे को सिक्योर रखे और उस पर जो उसको रिटर्न मिलना चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि वन टाइम मैंने उसको रिटर्न दे दिया, आफ्टर दैट हमने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, जब वो हमारे पास आ रहा है तो हम उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। और इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। जब बिजनेस कोई डिसीजन लेना चाहता है या लेता है तो इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। उसमें हम लोगों ने देखा जो हमारा कस्टमर है उसके नीड्स को हम लोग फुलफिल करते हैं। ओके, कस्टमर के नीड्स को हम लोग फुलफिल करते हैं तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है वो एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी के साथ कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो कस्टमर ने डिमांड किया है एज इट इज़ होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि एडवर्टीजमेंट, हम जो बिजनेस के थ्रू या बिजनेस जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है कस्टमर को बताने के लिए, तो बहुत बार देखा गया है कि जो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताया जा रहा है और जब वो प्रोडक्ट कस्टमर परचेस करता है तो वो प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलता है जैसा एडवर्टीजमेंट में था। तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को वही प्रोडक्ट सप्लाई करे या वही प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करे जो वो उसने एडवर्टीजमेंट में बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी मेंटेन रखना है, रीजनेबल रेट पर देना है और कस्टमर के द्वारा कभी भी अगर कंप्लेन किया गया हो तो उस कंप्लेन का निवारण करना या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 से, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। ओके, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्कर्स और एम्प्लॉय के प्रति क्या है। Okay, the first point we have is providing fair compensation and benefits. एक ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। जिस प्रकार वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने स्किल, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, वो अपना टाइम एक बिजनेस में देते हैं और वो अपने नॉलेज के हिसाब से अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अकाउंटेंट की पोस्ट पर रखा गया है, किसी को प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर रखा गया है, किसी को मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर रखा गया है और बहुत सारे लोग जो है सब ऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो जिनको जिस पोस्ट पर रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें कंपनसेशन देना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे सब ऑर्डिनेट्स और हमारा जो मैनेजर होगा उसका सैलरी सेम होगा। अगर यहाँ पर पोस्ट में अंतर है, पोस्ट में डिफरेंस है तो सैलरी में भी डिफरेंस होगा। तो हम जो कंपनसेशन देंगे वो एज पर द पोस्ट भी दे सकते हैं। ओके, मैनेजर का सैलरी अलग होगा और सबऑर्डिनेट्स का सैलरी अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम मैनेजर को वही सैलरी देंगे जो हम सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फेयर कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये बोलता है कि बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज को और अपने वर्कर्स को। ओके, और टाइम पर करे। ऐसा नहीं है कि उसने बोला है कि मैं आपको हर मंथ के 30 को सैलरी दे दूंगा और वो क्रॉस करके नेक्स्ट मंथ का 5 आ गया। तो ऐसा अगर होता है तो वो टाइम को क्रॉस कर रहा है। हो सकता है हमारे वर्कर्स या कस्टमर, उनका अपना पर्सनल नीड्स है, वो उसे भी कैसे टाइमली पूरा
कर पाएंगे, तो वो तभी टाइमली पूरा कर पाएंगे जब कम बिजनेस के द्वारा उन्हें कंपनसेशन अमाउंट फेयर मिल रहा है। ये बहुत सारे बिजनेस में देखा गया है कि जब एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, फॉर अ टाइम बिंग उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छे से लोग उसको ट्रीट करते हैं। देन जब कुछ समय बीत जाता है तो वो एम्प्लॉय को वहाँ वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है या फिर वैसा वो बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा पाता है ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम लाइक डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जब बिजनेस में आती हैं तो इस तरीके से फिर बिजनेस ग्रो नहीं करता है। वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो भी, उसके अंदर स्किल है लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता क्योंकि उसका कंपनसेशन उसे टाइम पर नहीं मिलता, जितना बोला गया है उतना उसको मिल नहीं रहा है। और कंपनसेशन के अलावा जितना भी बेनिफिट्स अगर कंपनी ने बोला है या बिजनेस ने बोला है कि मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दूंगा, तो वो उसका राइट है कि वो उस बेनिफिट्स को यूटिलाइज करे। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ओके। एक अच्छा वर्किंग प्लेस मिलना चाहिए, वैसा प्लेस जहां पर उनके साथ कोई हेल्थ इशू नहीं हो, कोई मेंटली उसको टॉर्चर नहीं किया जा रहा हो या मेंटली उस पर इतना प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि वो अपने काम को सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पाएगा, है ना। अगर हम किसी पर ज़्यादा दबाव डालते हैं या प्रेशर बनाते हैं और उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो काम को कर सकता है बट स्टिल अगर वो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ओवरबर्डन, है ना, ओवरबर्डन के कारण वो अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से हमारे एम्प्लॉय के हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो ये एक बिजनेस का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा माहौल तैयार करे या एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय सेफ महसूस करे, ओके। अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर करते हैं तो उन्हें लगे कि हम एक सेफ प्लेस पर है, बाहर अगर कुछ भी होता है तो कम से कम हमें अंदर में तो कुछ नहीं होगा, ओके। बिजनेस के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनके साथ तो वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। हम किसी एक एम्प्लॉय को फेवर कर रहे हैं और दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा एम्प्लॉय जो है वो सेफ महसूस नहीं करेगा। उसके अंदर अगर स्किल है बट स्टिल हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं और फेवर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एम्प्लॉय है वो कहीं और मूव ऑन कर जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि हमें एक अच्छा और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना चाहिए कि जिससे हमारे एम्प्लॉय सेफ महसूस करे। हम जिन भी टेक्नोलॉजी या जिन भी मशीनरी को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए, वो मशीनरी से हमारे एम्प्लॉयज़ को हार्म नहीं होना चाहिए। पहले तो अगर हम उस मशीनरी को यूज़ करवाएंगे अपने एम्प्लॉय से तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे या उस मशीनरी से या उस टेक्नोलॉजी से हम उसे अवेयर करवाएंगे। अगर वो अवेयर नहीं होंगे तो वो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है उस मशीनरी के कारण उनको हार्म हो जाए या उनको नुकसान हो जाए, जो उनकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक एम्प्लॉय जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ दे रहा है? मैक्सिमम टाइम वो एक बिजनेस में दे रहा है, ओके। अगर हमारा एम्प्लॉय मैक्सिमम टाइम अपना बिजनेस में दे रहा है तो उसका जो एक ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए या पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। क्योंकि वो अपना मैक्सिमम टाइम हमारे बिजनेस में दे रहा है। जब वो शाम को घर जाएगा तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, देन वो फिर से सुबह हमारे बिजनेस में आकर के ज्वाइन करेगा, फिर से वो अपना वही डेली रूटीन का काम करेगा। तो उसका जो पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और कुछ समय के बाद वही एम्प्लॉय
उसी काम को कंटिन्यू करते करते बोर हो जाता है और जो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर हम चाहते हैं कि एक बिजनेस डेवलप करे, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़े, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका जो एक एनर्जी है वो टाइम टू टाइम बूस्ट करे, ओके, उनका जो एनर्जी लेवल है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करे, वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारे एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ हो पाएगा। वो अगर अपने पर्सनल टेंशन या पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने में ज़्यादा कैपेबल हैं या वो करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो कर नहीं पाते, और अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और उनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, एबिलिटी है, बट स्टिल उनके अंदर एक इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें टाइम टू टाइम फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। ट्रेनिंग में वो क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड्स, न्यू सॉफ्टवेयर से वो उन्हें अवेयर करवाता है। क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉय, हमारे वर्कर्स अपडेट नहीं होंगे या न्यू टेक्नोलॉजी से वो अवेयर नहीं होंगे तो होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इनबिल्ड करना चाहते हैं या उस टेक्नोलॉजी को हम अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो एम्प्लॉय तो उससे अवेयर नहीं है, फिर क्या होगा, वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा तो हमारा जो पर्पस है या बिजनेस का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ट्रेनिंग के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन्हें एक दूसरे वर्कशॉप पर भेजेंगे, सेमिनार अटेंड करवाएंगे। इससे अगर वो दूसरे एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करते हैं या एक मोटिवेटर को हम वहाँ पर लाएंगे जिससे वो उन्हें मोटिवेट करेगा, ओके, एक लीडर को लाएंगे जो लीडर अब मेरे एम्प्लॉय को इनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा, और फिर वो कुछ समय के बाद उस चीज़ को सीख जाएंगे, ओके। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को लाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन करवाए, जो आज के टेक्नोलॉजी से अवेयर है, और वो हमारे एम्प्लॉय को भी उस काबिल बना देगा कि वो आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए। तो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैनेजर अगर अभी रिटायर कर जाए, और हम किसी बाहर वाले को मैनेजर नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम इन्हीं में से किसी एक को फ्यूचर का मैनेजर बनाएं। तो किसको बनाएंगे, जो हमारे सब ऑर्डिनेट्स होंगे, ओके, सब ऑर्डिनेट्स में ही हमारा एक फ्यूचर का मैनेजर होगा। अगर हमारा प्रेजेंट मैनेजर अभी रिटायर कर जाएगा तो हम किसी बाहर वाले को हायर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उसे हायर करेंगे, अगर हम उसे सेलेक्ट करेंगे तो उसे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, हमारे टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, कंडीशंस क्या हैं। अगर हम इन्हीं सब ऑर्डिनेट्स में से किसी एक एम्प्लॉय को अगर हम सारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाते हैं तो इनमें से कोई एक एम्प्लॉय तो ऐसा होगा जो फ्यूचर में मैनेजर की पोस्ट को होल्ड करने के लायक होगा, उसके पास डिग्री होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगा, लेकिन अभी वो सबऑर्डिनेट्स में काम कर रहा है। उसी में से मैनेजर हम उसको बनाएंगे, डेवलपमेंट करवा करके, उसका ग्रोथ करवा के, पर्सनल एबिलिटी या उसकी जो क्षमताएं हैं उनको हम बढ़ा करके उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी केवल बिजनेस ही प्रोवाइड करवा सकता है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, ओके। और क्या कर, मान लेते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो 10 बजे से लेकर के हम 3 बजे तक या 2 बजे तक हम क्या कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। बाकी का 2 से 3 हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं, लंच टाइम दे सकते हैं, ठीक है। फिर 3 से 5 जो 2 घंटा बचा है, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, ओके। अगर हम उनको 2 घंटे का
1 हफ्ता या 3 दिन अगर उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो उनका डेवलपमेंट होगा। ओके, उनका अगर डेवलपमेंट होगा तो जो वो डेवलप करेंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से, तो वो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्किल को यूटिलाइज करेंगे। वो कहीं बाहर जाकर के नहीं करने वाले हैं, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एबिलिटी को यूज करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक एम्प्लॉय को ये महसूस होना चाहिए कि वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जुड़ाव जो है ओके, कि मैं भी इसी जगह का हूं और ये मुझसे रिलेट है, मतलब रिलेट करना चाहिए, तभी वो वहां पर अच्छे से काम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं और वहां पर चीजें एज इट इज हैं, मुझे लगता है कि बस मुझे 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ पे समय देना है, जो मुझे ड्यूटी प्रोवाइड की गई है केवल बस मैं वही करूँगा। मेरे राइट और लेफ्ट में कौन क्या करता है वो मुझे नहीं पता, या मैं उस पर कंसंट्रेट नहीं करता या ध्यान नहीं देता। और वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स है अगर वो डैमेज हो रहा है तो ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये देखूं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, बॉस ने मुझ पे फेथ किया है, ट्रस्ट किया है, तो मुझे भी उनकी एसेट्स को ध्यान रखना चाहिए। ये इन्वेस्टर, ये एम्प्लॉय का जिम्मेदारी है। वैसे ही बिजनेस का भी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने एम्प्लॉय को ये महसूस करवाए कि आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, आप भी इस बिजनेस के पार्ट हो, आपको भी उतना ही महत्व, उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा जितना एक दूसरे एम्प्लॉय को मिल रहा है। ओके, सब ऑर्डिनेट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जितना मैनेजर को मिल रहा है। ये नहीं है कि दोनों का पोस्ट एक जैसा है, दोनों का सैलरी एक जैसा है, लेकिन जो एक केयर होता है, एक सिंपैथी होती है, ओके, एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती, उन सारी चीज़ों को अगर हम लेकर के चलेंगे तभी हम अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को ये महसूस करवा पाएंगे कि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं। अगर हमारे एम्प्लॉय ये महसूस नहीं करेंगे कि हम भी यहाँ से बिलोंग करते हैं और वो केवल ये सोचे कि मुझे बस 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर रहना है, बाकी यहाँ का एसेट्स जो हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए मुझे क्या होगा, तो उनका सेंस हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम उनके नीड्स को टाइमली पूरा कर पाएंगे। अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉय के नीड्स को टाइमली पूरा करता है, उनके बारे में सोचता है, ओके, उनके लिए कंसर्न करता है, तभी वो एम्प्लॉय जो हैं वो उस चीज़ या उस जगह से अपने आप को जोड़ पाएंगे, है ना, अपने आप को उस जगह से रिलेट कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, to provide incentives and services like housing, medical, insurance, retirement benefits। हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए अपना कीमती समय देते हैं, अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं या हमारे बिजनेस को डेवलप करने में के लिए वो अपने स्किल और नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं। जब एक एम्प्लॉय मैक्सिमम लाइफ का जो पार्ट है वो एक बिजनेस में देता है, तो ये बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर के बारे में सोचे, वो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचे। तो वो कैसे सोच सकता है? उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा करके। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि वो उसे कंपनसेशन अमाउंट दे रहा है, ओके, वो उसे टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है, कंपनसेशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है। केवल सैलरी ही नहीं, सैलरी के साथ में बहुत सारा इंसेंटिव होता है। कंपनसेशन में हम इंसेंटिव्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा करके हमारे एम्प्लॉय अगर किसी और जगह के हैं और हमारा बिजनेस कहीं और है और हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय केवल हमारे लिए ही फोकस करे या हमारे काम पर ही उनका ध्यान रहे, तो ये भी बहुत सारा बिजनेस है जो अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में रहे, उसी बिजनेस के लोकेलिटी में रहे, जिससे
उनका जो एक फोकस है वो केवल बिजनेस में रहेगा। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। देन मेडिकल फैसिलिटी, एक एम्प्लॉय जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से काम करता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। मेडिकल फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जब हमारे एम्प्लॉय, हमारे वर्कर्स को कोई हेल्थ इश्यू होता है तो वो जो खर्चा होगा उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में वो सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो ऑर्गेनाइजेशन। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है ना, तो इसलिए वो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवा सकता है। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट है जब हमारा एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर करता है तो हम उसको पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, ग्रेचुइटी अमाउंट हम उसे देते हैं। तो ये सारा पैसा उसको कब मिलता है? जब वो रिटायर कर जाएगा, है ना। मतलब हमने अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद भी सपोर्ट करना है, ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज और वर्कर्स। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। एक बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर के प्रति, यानी सप्लायर को वो कैसे मोटिवेट और इनकरेज कर सकता है या हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर। ओके, एक बिजनेस ने एक सप्लायर से क्या लिया? रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। जब वो रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से परचेज करता है तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सप्लायर को टाइम पर पेमेंट कर दे। या रेगुलर पेमेंट का ये मतलब है कि जब उसने बोला है कि मैं आपको, मान लेते हैं कि दिसंबर के 15 को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जनवरी के 5 को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जब भी उसका ड्यू डेट होगा तो उसे पेमेंट मिल जाना चाहिए। ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो बेचारे सप्लायर्स है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे बिजनेस में अपना जो मटेरियल है जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं या जो तो उन्होंने वहाँ भी सप्लाई कर रखा है। अगर सारे बिजनेस उसे केवल डेट पर डेट दे देते रहें तो वो अपने नीड्स को कैसे पूरा करेगा, क्योंकि सप्लायर जो है वो उसके अपने पर्सनल नीड्स होंगे। अगर वो सप्लायर बना है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है या मटेरियल सप्लाई कर रहा है, बिकॉज उसने अपने नीड्स को फुलफिल करना है। अगर एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो बिजनेस के साथ साथ जो बिजनेसमैन है वो भी तो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए ही बिजनेस कर रहा है ना। अगर बिजनेस से उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो बिजनेसमैन अपने पर्सनल नीड्स को पूरा कर पाएगा? बिल्कुल भी वो पूरा नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर हम सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो वो अपने पर्सनल नीड्स को कैसे पूरा करेगा? वो अपने बच्चों का फीस कैसे पे करेगा या अपने घर की जो नेसेसिटीज़ है वो उसको कैसे पूरा करेगा? ये तभी करेगा जब एक बिजनेस उसे रेगुलर पेमेंट करता रहेगा। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि एक बार रॉ मटेरियल सप्लाई किया और हम उसे रेगुलर कर रहे हैं। जब जितना अमाउंट है उतना अमाउंट उसे कर देना चाहिए। या तो बिजनेस वन टाइम पेमेंट कर सकता है या वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, है ना। वन टाइम पेमेंट कर सकता है, इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। तो इस प्रकार से वो अपने सप्लायर्स का जो पेमेंट है वो पूरा कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज टू एडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर्स। एक बिजनेस जो है वो बहुत सारे अप एंड डाउन्स के साथ अपने बिजनेस को रन करवाता है और वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है। जब वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है तो कुछ लोग उसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस के साथ फ्रॉड करते हैं। तो बिजनेस भी ये सोचता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे
जो इंटेंशनली किसी को धोखा देते होंगे, जिनका मकसद होगा कि हमें सामने वाले के साथ गलत करना है। लेकिन जब हम सप्लायर की बात करते हैं तो सप्लायर हमें क्या सप्लाई कर रहा है? रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वो रॉ मटेरियल जिससे बिजनेस में प्रोडक्शन होना है। ओके, रॉ मटेरियल अगर हमें अच्छा मिल गया तो रॉ मटेरियल से जो मिलने वाला प्रोडक्ट है दैट इज गुड्स, वो भी क्या होगा? अच्छी क्वालिटी का होगा। बिजनेस तभी सरवाइव करेगा जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो अच्छी क्वालिटी का तभी होगा जब उसके पास रॉ मटेरियल्स अच्छे होंगे। रॉ मटेरियल्स कहाँ से अच्छा मिलेगा? जब हमें अच्छे सप्लायर्स मिलेंगे। सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो दिखाते कुछ और मटेरियल है और सप्लाई कुछ और मटेरियल करते हैं। जब बिजनेसमैन जाता है उनसे मिलने के लिए तो वो उन्हें वो रॉ मटेरियल दिखाता है जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन जब वही टाइम या वही सप्लायर जब उसे सप्लाई करता है तो वो मिक्स करके सप्लाई कर देता है। तो इससे क्या होगा कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिजनेस जो है वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बिजनेस सोचता है कि सभी सप्लायर धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे सप्लायर की बात करते हैं तो अच्छे सप्लायर के साथ बिजनेस को अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए और फेयर डीलिंग करना चाहिए। फेयर डीलिंग का ये मतलब है कि अगर मार्केट में सप्लायर जो है वो किसी और को 11 रुपए में रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ओके, और वो आपका जानने वाला है तो आपको वो 10 रुपए में दे रहा है, 1 रुपए कम करके दे रहा है। आप फिर बोलो नहीं मुझे 8 रुपए में चाहिए, तो उसके साथ अगर आप डिस्काउंट कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने पहले ही कर दिया है तो उसके साथ ज़्यादा नहीं करना चाहिए और वो फेयर डीलिंग करना चाहिए जिससे उसका नुकसान नहीं हो, हमारे सप्लायर का नुकसान नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर विथ देम। हमारी सोसाइटी में या हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे सप्लायर होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है रॉ मटेरियल सप्लाई करना, जो अभी नए सप्लायर हैं। अगर हम न्यू सप्लायर की बात करें तो न्यू सप्लायर जब इंटर करता है बिजनेस में या वो बिजनेसमैन के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझने में टाइम लगाता है। तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्मॉल स्केल के जो सप्लायर्स हैं उनको असिस्ट करे, उनको ये बताए, उनको प्रोटेक्ट करे कि जो देखो दूसरे सब बिजनेसमैन हैं उनके साथ ये वाला रॉ मटेरियल या दूसरे सप्लायर्स ऐसे काम करते हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं वो लोग इस तरीके से काम करते हैं। अगर तुमने भी ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हें भी बहुत सारा मौका मिलेगा बिजनेस के साथ ट्रेड करने का या रॉ मटेरियल सप्लाई करने का। तो बिजनेस को या बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटे छोटे सप्लायर के साथ डीलिंग करे, उन्हें मौका दे और उनसे वो रॉ मटेरियल या मटेरियल को परचेस करे और उनका जो एक एनर्जी है उसको बूस्ट करे, उनको इनकरेज करे कि अभी आपने काम स्टार्ट किया, ठीक है, हम आपसे ले रहे हैं। और ये क्या कर सकता है, बिजनेसमैन के जानने वाले बहुत सारे बिजनेस होंगे, है ना। अगर ये ए है और ए बिजनेस कर रहा है मान लेते हैं 10 साल से, अभी एक मार्केट में न्यू सप्लायर आया है और ये किसके जानने वाला है, ए के जानने वाला है। ए ने न्यू सप्लायर दैट इज बी से रॉ मटेरियल परचेस किया और उसने देखा कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका नाम सी, डी और ई है जो बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या कर सकता है, ए बोलेगा
कि बी तुम जाओ सी, डी और ई के पास, मैं बोल दूंगा कि ये सप्लायर अच्छा है, ये अच्छे रॉ मटेरियल या मटेरियल को सप्लाई करता है, तो इस तरीके से वो उनसे क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं और ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हैं, है ना। पहले तो ए ने खुद लिया, ए ने यूज किया और ए ने महसूस किया कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वो चाहता है बी को सपोर्ट करना। तो वो कैसे सपोर्ट कर सकता है, जितने उसके फ्रेंड्स होंगे वो उनको बोल सकता है कि बी एक अच्छा सप्लायर है, आप भी एक बार परचेस करके देखो। ओके, ये नहीं बोल रहा है कि आप रेगुलर लो, लेकिन आप अगर एक बार लोगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम लोगे। तो ऑर्डर हम इस तरीके से प्लेस करवा सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, ए का जो बी का जो कांटेक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा और बी का जब कांटेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो ये भी ग्रो करेगा, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज सप्लायर बन जाएगा, बड़ा सप्लायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम से बिजनेस करता चला आ रहा है। ओके, बिजनेसमैन लंबे समय से बिजनेस कर रहा है, उसे पता है कि कौन सा रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का है, कौन से सप्लायर्स अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और कौन से सप्लायर्स अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करते हैं। ये एक्सपीरियंस उसने कहाँ से गेन किया, जब उसने नंबर ऑफ सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट किया होगा या डीलिंग किया होगा। आफ्टर दैट वो अपने सप्लायर को गाइड कर सकता है कि आपने अच्छा मटेरियल सप्लाई करना है, आप अगर अच्छा मटेरियल सप्लाई नहीं करोगे तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर एक बिजनेस चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस करूं तो उसके साथ बेस्ट रॉ मटेरियल होना चाहिए, तभी तो वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी दे पाएगा। तो वो बिजनेस क्या करता है, सप्लायर्स को असिस्ट करता है, गाइड करता है और उनके नॉलेज को और डेवलप करने का प्रयास करता है और बताता है कि आप जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो वो ठीक है, चलेगा, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट रॉ मटेरियल चाहिए, तभी मैं अपनी क्वालिटी या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर पाऊंगा या और बढ़ा पाऊंगा, तब जाकर के मेरे कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो उसे गाइड कर सकता है और असिस्ट कर सकता है। ओके।